मैं विवेक कुशवाहा, कॉमर्स ज्ञान एकेडमी का अध्यापक। आइए मैं आप लोगों को ट्वेल्थ क्लास के मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक्स का तीसरा चैप्टर यानी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ठीक है। अगर आपके पास टी.आर. जैन एंड वी के ओहरी राइटर की बुक है तो उसमें ये चैप्टर तीसरा होता है और ये चैप्टर आपको ये सिखाएगा कि नेशनल इनकम होती क्या है और नेशनल इनकम निकालते वक्त किन किन शब्दों का यूज किया जाता है, तो उसके बारे में आपको जानकारियां मिलेंगी, ठीक है। चलिए बच्चे, हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात होती है, और हाँ साथ में ये भी ध्यान रहे कि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए हम इस चैप्टर को कई छोटे छोटे वीडियोस में हम पढ़ेंगे, छोटे छोटे भाग में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा इतना सा टॉपिक रहेगा, नेशनल इनकम होती क्या है, और नेशनल इनकम में हम इसकी डेफिनेशन में कुछ शब्दों का उपयोग करेंगे, जैसे कि फैक्टर इनकम, जैसे कि नॉर्मल रेसिडेंट। तो इसके बारे में विधिवत ज्यादा जानकारियां प्राप्त करेंगे ताकि आपको ये समझ आए और आपको आपकी याददाश्त और आपको याद होने में ये क्या हो सके, ये सहयोग करे, ठीक है। तो आइए अब हम समझते हैं राष्ट्रीय आय होती क्या है। देखिए, नेशनल इनकम होता क्या है, सामान्य सी भाषा में अगर हम जनरल लाइफ में अगर हम मान लीजिए अगर हमें अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है, यानी कि हम इकोनॉमिक्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं और हम अर्थशास्त्र के विद्यार्थी नहीं है, तो एक सामान्य से व्यक्ति से जब आप राष्ट्रीय आय पूछेंगे तो राष्ट्रीय आय का सरल भाषा में यही अर्थ होता है कि एक देश के जितने भी लोग हैं उनकी जो इनकम होती है उस इनकम को जोड़ दिया जाए तो वो राष्ट्रीय आय कहलाता है, ठीक, सिंपल भाषा में। और एक जो व्यक्ति ज्यादा इस इकोनॉमिक्स वगैरह के स्टूडेंट नहीं रहे हैं या उनकी जानकारी नहीं, तो सामान्य स्थितियों में परिस्थितियों में ऐसा ही डेफिनेशन होता है इसका कि एक देश के जितने भी क्या है लोग जो हैं वो जो क्या करते हैं, इनकम अर्न करते हैं, मेहनत करके पैसा जो कमाते हैं उसका कुल जोड़ कर दिया जाए तो वो राष्ट्रीय आय बन जाता है, ठीक है। तो देखिए, लेकिन अब हम चलते हैं, अब आप और हम क्या है, अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो हमारे लिए सिर्फ इतनी परिभाषा देना किसी के लिए भी पर्याप्त नहीं होता है, ठीक है। आइए अब हम इस परिभाषा को पूरा डिटेल परिभाषा समझते हैं। देखिए, नेशनल इनकम क्या होता है। सबसे पहली बात बच्चे कि नेशनल इनकम का कैलकुलेशन यानी नेशनल इनकम की राष्ट्रीय आय की गणना प्रत्येक वर्ष की जाती है, हर साल की जाती है। और तो इसलिए क्या बोला जाता है कि राष्ट्रीय आय क्या है, एक अकाउंटिंग ईयर में, अकाउंटिंग ईयर मतलब लेखा वर्ष में, यानी हर साल काउंट की जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है अकाउंटिंग ईयर। तो एक साल के अंदर एक देश के सभी सामान्यवासी यानी एक कंट्री के जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट हैं, ठीक है, ऑल नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है, यानी नेशनल इनकम क्या है, एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट हैं वो जो क्या कर रहे हैं, वो जो मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, और जो मेहनत करके जो पैसा कमाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑल फैक्टर इनकम। ऑल फैक्टर इनकम क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं। अगर हम उसी का क्या कर दें, टोटल कर दें, तो क्या निकल कर आ जाता है, नेशनल इनकम प्राप्त हो जाता है। यानी जब हम अर्थशास्त्र की मतलब राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें तो हमको लगभग ये जो शब्द है इनका हमें क्या करना चाहिए, इन शब्दों को पिरोकर इसकी परिभाषा बनानी चाहिए। तो राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष में एक देश के सभी सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़ नेशनल इनकम अर्थात राष्ट्रीय आय कहलाती है। या नेशनल इनकम इज द सम या फिर टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम अर्न बाय ऑल नॉर्मल रेसिडेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। मतलब राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष के अंतर्गत एक देश के जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट हैं वो जो फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं
उसका यदि टोटल कर दिया जाए तो क्या निकल कर आता है, नेशनल इनकम निकल जाता है और राष्ट्रीय आय उसे ही कहा जाता है। ठीक है, तो मुझे जहां तक लगता है आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो जब भी आप अगर पेपर के परिप्रेक्ष्य में बातें कर रहे हैं तो पेपर में जब भी आप लिखें तो इन 3 शब्दों का यूज, जब इनको पिरोएंगे तो आपकी परिभाषा यकीनन बिल्कुल सटीक निकल कर आएगी और बिल्कुल सही होगी। ठीक है, यानी एक अकाउंटिंग ईयर में एक देश के जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट हैं, वो जो फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, मेहनत करके कमा रहे हैं, उन्हीं का टोटल नेशनल इनकम कहलाता है। तो ये तो है डेफिनेशन। ठीक, अब इसमें ये जो हम कुछ शब्द यूज कर रहे हैं कि भाई ये अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, ठीक है, फिर नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, फिर फैक्टर इनकम क्या होती है, तो आइए अब इनके बारे में हम समझते हैं। देखिए, अब बच्चा लोग अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, देखिए यहां पर अधिकतर बच्चे कॉमर्स के होंगे या तो आर्ट्स के बच्चे भी ये इकोनॉमिक्स लेते हैं, लेकिन जिन बच्चों ने कॉमर्स ले रखी है उनको पता होगा कि अकाउंटिंग ईयर क्या होता है। देखिए बच्चे, ये एक लेखा वर्ष होता है, जनरली कहने का मतलब एक पीरियड होता है, यानी एक अवधि होती है। ठीक है, उसी किसी अवधि को ही क्या कहा जाता है, एक अकाउंटिंग ईयर कहा जाता है। और ये अवधि अगर हम बात करें कॉमर्स के परिप्रेक्ष्य से, यानी कॉमर्स के रेफरेंस में बात करें, तो कॉमर्स में क्या होता है कि जो अकाउंटिंग जो की जाती है वो क्या की जाती है, एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए की जाती है, यानी जो रिकॉर्ड होते हैं वो क्या किए जाते हैं, छोटे छोटे पीरियड में रखे जाते हैं। उसी छोटे पीरियड को क्या कह दिया जाता है, छोटे पीरियड को अकाउंटिंग ईयर कह दिया जाता है। लेकिन ये जो अकाउंटिंग ईयर है ये आपका 6 महीने का, बिजनेस के पर्पस से बात कर रहा हूं, वो 6 महीने का भी हो सकता है, साल भर का यानी 12 महीने का भी हो सकता है। लेकिन हमें वो, क्योंकि हम यहाँ कॉमर्स थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, जो हमें यहाँ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ये इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर और यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या है बच्चे, किससे है, 1 वर्ष से होता है। जनरली यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या है, 1 ईयर से होता है, 1 वर्ष से होता है, अर्थात 1 वर्ष के अंदर। ठीक है, तो ये बस अकाउंटिंग ईयर का मतलब यहाँ 1 साल। और हर एक साल जब भी, अब देखिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आय की गणना होती है, हर साल राष्ट्रीय आय क्या होता है, बदलती रहती है। और आप देख सकते हैं, आप गूगल पे सर्च मारिए, इस साल, पिछले साल नेशनल इनकम क्या था, उससे पिछले साल क्या था, आपको बहुत सारे डेटा सरकारी वेबसाइट्स पे प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 साल में अब एक देश के नॉर्मल रेसिडेंट, अब हम बात करें भाई ये नॉर्मल रेसिडेंट क्या है, हिंदी में इसे सामान्य निवासी कहते हैं। अब सामान्य निवासी क्या होते हैं, ठीक है, अब ये प्रश्न उठता है, तो चलिए आइए हम इसके बारे में समझते हैं। देखिए, अब सामान्य निवासी क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर निवासी क्या होता है या फिर रेसिडेंट क्या होता है। बच्चे, रेसिडेंट का मतलब होता है सिर्फ निवासी, यानी हम आप कहीं पर भी, जहां पर भी रह रहे हैं तो हम वहां के रेसिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, निवासी कहलाएंगे। तो निवासी का साधारण सा अर्थ होता है कि जहां मेरा निवास स्थान है, वर्तमान में मैं जहां पर क्या करता हूं, निवास कर रहा हूं। अर्थात जैसे अभी है, मैं वर्तमान में मैं आपके शिव दुर्गा विहार में F1 ब्लॉक में मैं रहता हूं अपने घर में। तो कोई मुझसे पूछे कि आपका निवास स्थान क्या है, यानी आप निवासी कहाँ के हैं, तो अगर मैं यहाँ रह रहा हूं तो मैं वर्तमान में बोलूंगा मेरा वर्तमान निवास स्थान क्या है, शिव दुर्गा विहार है। तो जहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमारा निवास है, हमारा रेसिडेंस है, यानी यहाँ हम रह रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, वहां के हम रेसिडेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो हम इसे राष्ट्रीय आय के सापेक्ष में बात करेंगे और उसमें भी भारत के दृष्टिकोण से बात करेंगे, क्योंकि हम क्या है प्रीत जहां के रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो हम जो भी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो भारत के संदर्भ में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए मैं आपको अब बताता हूं। तो भारत में एक समय में जितने भी लोग जहां जहां रह रहे हैं वो भारत के निवासी हैं।
क्या है, भारत के निवासी। यानी भारत में जिन जिन लोगों का निवास स्थान है वो सब क्या है, यानी एक समय भारत में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, भारत के निवासी कहलाएंगे, यानी वो रेसिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, अब आपको समझने की बात है, एक समय में, जैसे मैं अभी वर्तमान में बात करूं तो देखिए अभी हमारा अप्रैल चल रहा है और अप्रैल में आईपीएल मैचेस चल रहे हैं। तो देखिए आईपीएल भारत के अंदर क्या है कि बहुत सारे खिलाड़ी, विदेशी खिलाड़ी क्या करने आए हैं, मैच खेलने, यानी कि आईपीएल खेलने के पर्पज से आए हुए हैं। ठीक है, एक समय में हो सकता है भारत में बहुत सारे लोग घूमने भी आते हैं, टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं। ठीक है, भारत में बहुत से विदेशी क्या करते हैं, मेडिकल सर्विसेज यानी कोई इलाज कराने भी आते हैं। ठीक, और क्योंकि बहुत देशों की तुलना में भारत में कई चीजों का इलाज क्या है, बहुत सस्ता होता है, इस वजह से बहुत से विदेशी भारत में आकर इलाज करा रहे होते हैं। बहुत से बच्चे पढ़ाई, एजुकेशन के पर्पज से भी आते हैं, जैसे हिंदी की भाषा सीखना या अन्य कोई भी संस्कृत सीखना या अन्य किसी भी एजुकेशन के पर्पज से भारत में आकर वो लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक, साथ ही साथ एक ही समय में क्या होता है, बाकी हम सभी लोकल लोग, जैसे हम सभी लोगों ने यहाँ जन्म लिया है, हम लोग का घर यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, कहीं ना हमने यही जन्म लिया है, यही पढ़ाई कर रहे हैं, हम सभी रह ही रहे होते हैं। ठीक है, तो एक समय में बहुत सारे विदेशी, जैसे वही बोला, जो खेलने के लिए, बिजनेस पर्पज से बहुत से विदेशी आते हैं, मेडिकल के लिए, स्टडी के लिए बहुत से विदेशी आ रहे हैं, और हम लोकल लोग भी यहाँ रह रहे होते हैं। तो एक समय में ये सभी लोग जो जो भारत में रह रहे हैं वो निवासी कहलाएंगे, वो रेसिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए, लेकिन इन सभी निवासियों को नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहा जाएगा। ठीक है, यानी जो रेसिडेंट है, एक समय में भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी निवासी हैं, उन निवासियों में दो विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी उनकी कैटेगरी दो हो जाती है। उनमें से कुछ जो निवासी जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो नॉर्मल रेसिडेंट, वो नॉर्मल रेसिडेंट तब कहलाएंगे जब वो कुछ निम्नलिखित दो शर्तें पूरी करें। ठीक है, और यानी भारत में क्या है, जो निवासी हैं यानी जो रेसिडेंट हैं, उनकी कैटेगरी दो हो गई। इसमें से कुछ लोग भारत के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे, और क्यों कहलाएंगे और कब कहलाएंगे, जब वो निम्नलिखित, ठीक है, रिस्पेक्टिवली दो जो क्या है शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, उनको पूरा करेंगे। ठीक है, यानी ऐसे निवासी जिनका निवास स्थान, यानी जिनका रेसिडेंट क्या है, जिनका रेसिडेंट क्या होना चाहिए, मोर देन ए ईयर। ठीक है, मतलब ऐसे भारत के निवासी, यानी ऐसे भारत में रह रहे लोग, यानी ऐसे निवासी नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे जो भारत में कम से कम 1 वर्ष से अधिक समय से क्या होने चाहिए, रहते हुए होने चाहिए, या वो यहां रह चुके हो। मतलब 1 वर्ष कम से कम भारत में रहना अनिवार्य है, प्लस क्या होगा, साथ ही साथ उनकी इंटरेस्ट ऑफ, क्या बच्चे, उनका इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, इंटरेस्ट बोल लीजिए या इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बोल लीजिए, रुचि एवं प्राथमिकता बोल लीजिए, यानी क्या होगा बच्चे, रुचि एवं प्राथमिकता, यानी इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज दैट कंट्री या रिस्पेक्टेड कंट्री, मतलब जिस देश के सामान्य निवासियों की बात हो रही है, उस देश में क्या होनी चाहिए,
उन लोगों की रुचि और प्राथमिकता, इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होना चाहिए। यानी ऐसे निवासी भारत के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे जो 2 शर्त पूरी करते हो। पहली शर्त है कि भैया उनका निवास स्थान 1 वर्ष से ज्यादा समय के लिए होना चाहिए। ठीक है, यानी कम से कम वो 1 वर्ष रहे हो, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जीवन भर रहे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भैया कम से कम 1 साल भारत में वो निवासी होना चाहिए, उसका निवास स्थान भारत में होना चाहिए, यानी वो भारत में रहा हो, भारत का खाना खाया हो। ठीक है, दाल पूरी चोखा सब खाया हो। ठीक है, समझ आ रहा आपको। और साथ ही साथ यानी कम से कम 1 साल भारत का क्या होना चाहिए, भारत में उसका निवास होना चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक जो क्रियाएं हैं उसकी रुचि और प्राथमिकता क्या होना चाहिए, भारत होना चाहिए। दैट कंट्री मतलब भारत, क्योंकि हम किसकी बात बता रहे हैं, भारत के संदर्भ में बता रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो अब आपको लग रहा है भाई रुचि प्राथमिकता क्या है, यानी आपका इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। ठीक है बच्चे, तो इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि जिस उसी क्या करना है, यानी प्रोडक्शन, यानी उस देश में प्रोडक्शन और वही एक्सपेंसेस करना। ठीक है, यानी आपकी रुचि और प्राथमिकता क्या होगी, भारत होनी चाहिए। ठीक, और जब मैं रुचि प्राथमिकता की बात कर रहा हूं तो उसका मतलब है वो दिल से ये चाहता है कि मैं अपने जीवन यापन, अपना लिविंग जो है वो कहां करूं, उस देश में करूं। ठीक है, और जब आप उस देश में करेंगे तो उस देश में प्रोडक्शन करें, यानी वहां पर जॉब करें, या अगर जॉब नहीं कर रहे हैं तो अपने अंतिम समय को बिताएं वहां पर। ठीक है, और खर्चे करें वहां की चीज। सिंपल सी बात है, आपसे पूछा जाए आप कहाँ रहना चाहेंगे तो आपको जहां पसंद होगा, जैसे अब मान लीजिए मैं ही हूं यहाँ पर, मैं शिव दुर्गा विहार में रहकर अपने घर से, और मेरा ग्रामीण क्षेत्र गांव जो है मेरा उत्तर प्रदेश में मऊ यूपी में घर है मेरा, तो वहां मेरा गांव है, बहुत परिवार है, बड़ा मजा आता है गांव में रहने पे। मुझे वहां क्या है, वहां पे रुचि और प्राथमिकता है, वहां रहने की रुचि है मेरे अंदर। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या हूं, क्योंकि वहां पर मेरे पास मेरे लिए रोजगार का कोई साधन नहीं है, जिसकी वजह से मुझे दिल्ली फरीदाबाद में आकर कोचिंग आप सभी बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिलता है, और मैं आप सभी बच्चों को पढ़ाता हूं और पढ़ाकर कुछ आय अर्न कमाता हूं। ठीक है, लेकिन भले मैं यहाँ पे हूं, लेकिन मेरा रुचि और प्राथमिकता कहाँ है, मेरा गांव है। ठीक है, तो वैसे ही यानी जहां पर आप अपना जीवन बिताना चाहते हैं, जहां आपको रहना पसंद है, जहां आपको घूमना पसंद है, ठीक है, वो क्या होती है, उस क्षेत्र के प्रति आपकी उसको रुचि और प्राथमिकता कहा जाता है। तो ठीक वैसे ही ऐसे भारत में रहने वाले लोग जो कम से कम भारत में 1 वर्ष से ज्यादा समय तक रहे हों, और साथ ही साथ उनकी रुचि और प्राथमिकता क्या होना चाहिए बच्चे, भारत होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए। ठीक है, तब वो व्यक्ति भारत के क्या कहलाएंगे, नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे, और शॉर्ट में हम इनको एनआर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको सामान्य निवासी तो समझ आ गया होगा। ठीक है, लेकिन अब कुछ जो क्या होते हैं, कुछ रेसिडेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे, वो एनआरआई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एनआरआई। एनआरआई मतलब नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी भारत में कुछ निवासी क्या कहलाएंगे, एनआरआई कहलाएंगे। ठीक, एनआरआई क्यों कहलाते हैं, ऐसे लोग भारत में एनआरआई कहलाएंगे जो भारत में क्या आए हैं, यानी ऐसे विदेशी जो भारत में किस लिए आए हैं, भारत में या तो किसी खेल के पर्पस से आए हुए हैं, उनका ऑब्जेक्टिव खेल है, या कोई मेडिकल सर्विसेज है, ठीक है, या कोई एजुकेशन पर्पस से आया है, ठीक है, या कोई बिजनेस पर्पस से आया है, या कोई
टूर पर आया हुआ है, घूमने फिरने हुआ एटीसी। यानी ये सभी लोग, यानी ऐसे सभी विदेशी जो भारत में क्या है, जो भारत में खेल कूद के पर्पज से आए हैं, या किसी इलाज के दृष्टिकोण से आए हैं, या शिक्षा के, या व्यवसाय के, या सैर सपाटे घूमने के लिए आए हैं, तो भैया वो लोग जो इस उद्देश्य से आए हैं, उनका ऑब्जेक्टिव भारत में, उसका इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी भारत नहीं है, वो खाली में घूमने आए हैं, घूम के चले जाएंगे। ठीक है, तो समझ आ रहा बच्चे आप लोगों को? तो ये लोग सिर्फ घूमने आए हुए होते हैं, तो ये सब भारत के लिए क्या कहलाते हैं? एनआरआई कहलाते हैं, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गैर सामान्य भारतीय, और ये कहलाते हैं सामान्य भारतीय। तो एक समय में भारत में क्या रहने वाले लोग निवासी हैं, और वो लोग नॉर्मल रेसिडेंट भी हो सकता है और एनआरआई भी हो सकता है। लेकिन जब हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो नेशनल इनकम में केवल किनकी फैक्टर इनकम शामिल की जाएगी? नॉर्मल रेसिडेंट की। इनकी फैक्टर इनकम शामिल नहीं की जाएगी जब बात किसकी हो रही हो? राष्ट्रीय आय की हो रही हो। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चे, अब मुझे लगता है आपको ये जो नॉर्मल रेसिडेंट और एनआरआई का क्या आ गया है बच्चे, आपका कॉन्सेप्ट पूरा हो गया होगा। आइए अब हम, हमारा जो दूसरा इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है क्या है बच्चे? फैक्टर इनकम क्या होता है। ठीक है, अब देखिएगा बच्चे, हम लोगों ने क्या किया है, इससे पहले जो चैप्टर्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि जो इकोनॉमी जो होता है, ठीक है, अर्थव्यवस्था जो होती है, अर्थव्यवस्था में क्या होता है, क्या है, वैसे तो क्या होता है, प्रोडक्शन के कितने सेक्टर, मतलब इकोनॉमी के जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात हम करते हैं तो उसके 4 सेक्टर्स होते हैं। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, एक होता है प्रोड्यूसर सेक्टर, एक होता है आपका गवर्नमेंट, और एक होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, 4 ये सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, और जब मैं सेक्टर्स की बात कर रहा हूं तो ये वो सेक्टर्स हैं, यानी वो मुख्य भूमिकाएं हैं जिसकी सहायता से कोई भी देश क्या करता है, चलता है, ऑपरेट होता है। जैसे आपके और हमारे घर चलाने के लिए पिताजी को किसी न किसी को कहीं ना कहीं आय कमानी पड़ती है, कोई ना कोई काम करके पैसा कमाना पड़ता है, फिर वो पैसा आता है, फिर उसे खर्चा करना पड़ता है, तो इसके पीछे एक व्यवस्थाएं होती हैं। उसी व्यवस्था को हम क्या होता है, उसी सिस्टम, उसी प्रणाली को ही क्या कहा जाता है, साधारण भाषा में इकोनॉमी कहा जाएगा। तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी प्रणाली है जिससे ये पता चलता है कि एक सीमित क्षेत्र में, एक जियोग्राफिकल बाउंड्री लाइन के अंदर, यानी एक देश की जो आप देखते हो ना मैप जो होता है, तो एक जियोग्राफिकल बाउंड्री लाइन होती है, उसके अंदर वहां पे रहने वाली जो जनता है वो अपने जीवन यापन यानी अपने लिविंग के लिए किस तरीके से वहां पर अर्निंग कर रही है, दूसरी भाषा में अर्निंग कमा रही है, अर्थात इसका मतलब है कि वहां कैसे कैसे प्रोडक्शन करती है, फिर इनकम कैसे आती है, फिर खर्चे कैसे कैसे करते हैं, इसी की पहचान होती है। ठीक है, और जब भी आपको इकोनॉमी समझना हो आप अपने घर से रिलेट कर लीजिए। देखिए, हम आपके दोस्त, हम सब अलग अलग घरों में रहते हैं, हर घर में अपनी एक व्यवस्थाएं चलती हैं। देखिए काम कहीं ना कहीं हर काम सभी लोग करते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन काम अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और हम लोग भी खर्चे करते हैं तो हर घर में खर्चे के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, स्टैंडर्ड अलग अलग हो सकते हैं, उनमें अलग अलग मतलब अलगाव पाया जाता है। ठीक है, डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, तो वैसे ही पूरे विश्व में लगभग 190 से अधिक देश हैं। उन सभी देशों की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं अपने अपने देश को चलाने के लिए, और इन्हीं व्यवस्थाओं की पहचान की जाती है। ठीक है, और इन्हीं व्यवस्थाओं की एक सिस्टम से, एक प्रणाली से काम चल रहा होता है, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। आपका भी घर एक सिस्टम से चलता है, सिस्टम अच्छा है, दुरुस्त है, आपके घर सब हंस खेल के सारी जरूरत पूरी होंगी। माफ कीजिएगा। अगर आपकी
आपकी व्यवस्था अच्छी नहीं है तो देखिए आपकी क्या हो जाएंगे, आपके घर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही पूरे विश्व में बहुत सारे देश हैं जो अच्छे अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, अच्छे सिस्टम से चल रहे हैं, वो डेवलप्ड कंट्री हैं। जो एवरेज है वो डेवलपिंग कंट्री है, और जो सही नहीं चल रहे हैं वो देख लीजिए वो पाकिस्तान है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हालात में है तो उनकी व्यवस्था अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जिससे पता चलता है कि वहां रहने वाले लोग किस तरीके से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उसके लिए आजीविका कमा रहे हैं, इसकी पहचान होती है। ठीक है, ये तो डेफिनेशन होती है। अब एक जैसे आपके घर में, आपके घर को चलाने का जो सिस्टम बना हुआ है, तो सिस्टम में सबको एक एक रोल मिला हुआ है ना। कोई उसमें से ऐसा तो नहीं कि सारे ही खाली बस जॉब पे चले जा रहे हैं, खर्चे कोई कर ही नहीं रहा। ठीक है, सब मिलकर घर चला रहे हैं। पिताजी पैसा कमा के ला रहे हैं, मम्मी घर मैनेज कर रही हैं, उससे तरीके से खर्च कर रही हैं, तो और हम भी उसमें एक हिस्सा सहयोग कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी घर को चलाने के लिए। ठीक, तो ठीक वैसे ही किसी भी देश को चलाने के लिए ये जो भूमिकाएं हैं, जैसे आपके पिताजी को पैसा कमाने की भूमिका, माताजी को घर मैनेज करने की भूमिका, ऐसे ऐसे अपने अपने एक क्या दिए गए हैं, एक रोल निभाने पड़ रहे हैं। उसी तरीके से एक देश को चलाने के लिए, यानी कोई भी देश हो वो, क्या आज की डेट में कोई भी देश हो वो क्या चलता है, इन चार भूमिकाओं से चलता है। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, आयात निर्यात। अब ये सब हमने क्या किया है बच्चे, ये सब हमने पिछले जो चैप्टर्स है, जस्ट आपका ये टी आर जैन मतलब टी आर जैन और वी के ओहरी जी की जो पुस्तक है, राइटर है उनकी जो पुस्तक है, उसमें ये तीसरा चैप्टर है जो अभी करंट में हम पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो इकोनॉमी, ये सब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी वगैरह, ये दूसरा चैप्टर है। आप अपनी किताबें उठाएंगे तो पिछली आपको देखने को मिल जाएगा, और मैं प्रयास करूंगा कि इस पे भी मैं आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, तो एक इकोनॉमी को चलाने के लिए चार भूमिकाएं हैं। तो ये हाउस होल्ड सेक्टर होता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है बच्चे, हाउस होल्ड सेक्टर जो है ये क्या होता है, इसमें आप और हम सब आते हैं। जनरली इसमें कौन आता है बच्चों, कस्टमर आता है, उपभोक्ता आते हैं। ठीक है, उपभोक्ता वो लोग होते हैं, इसके अंतर्गत वो लोग आते हैं जो डिमांड करते हैं, यानी अपनी जरूरत और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुड्स और सर्विसेज की मांग कर रहे होते हैं। साथ ही साथ ये लोग क्या होते हैं, ओनर होते हैं, मालिक होते हैं, ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के जो कारक होते हैं उनके क्या होते हैं, ये लोग मालिक होते हैं। ठीक है बच्चे, ये क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के मालिक होते हैं। ठीक, तो जब मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उत्पादन करने के लिए, अर्थात किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने के लिए कुछ ऐसी कॉमन सी, चार ऐसी कॉमन सी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इनके बिना उत्पादन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है बच्चे, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। ठीक है, इन सब के मालिक कौन होते हैं, कस्टमर होता है, हाउस होल्ड सेक्टर के लोग होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं आप बताइए। किसी भी वस्तु का उत्पादन करना है, ठीक है, तो आपको उसके लिए स्पेस चाहिए होता है, जमीन चाहिए होती है। तो जब जमीन चाहिए होती है तो या तो आप किराए पे खरीदते हैं, ठीक है, या आप किराए पे रहते हैं, या तो आप पूरी जमीन को ही खरीद लेते हैं। तो जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं या जिससे आप वो स्पेस ले रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं किराए पर, तो वो व्यक्ति परिवार क्षेत्र का व्यक्ति है। ठीक है, लेबर, यानी किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए अब आप बताइए श्रम की जरूरत है, मेहनत नहीं करोगे आप, उसमें लेबर नहीं मतलब श्रम नहीं रखोगे, ठीक, तो क्या आपका प्रोडक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा बच्चे। और यहाँ लेबर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेंटली लेबर होता है और एक फिजिकल लेबर होता है, यानी मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम। तो शारीरिक श्रम में वो लोग आते हैं जो मेहनत, शारीरिक श्रम करते हैं। जैसे आप अपने आस पड़ोस जब घर बनता है तो मजदूरों को आप देखेंगे तो शारीरिक श्रम कर रहे हैं, ठीक है, रिक्शे वाला शारीरिक श्रम कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ मानसिक श्रम, जैसे आप कोई अध्यापक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डॉक्टर है, ठीक है, प्रोफेसर है, ये सारे लोग मानसिक श्रम कर रहे होते हैं। ठीक है,
तो जब हम पारिश्रमिक की बात करते हैं, सैलरी की बात करते हैं, तो फिजिकल लेबर को कम सैलरी मिलता है, जो लोग फिजिकल वर्क करते हैं उन्हें कम सैलरी मिलता है, जो मानसिक श्रम मेंटली लेबर होते हैं उनको ज्यादा पारिश्रमिक मिल रहा होता है। इसीलिए आप देख पा रहे होंगे इनकी डॉक्टर इन सबकी सैलरी बहुत तगड़ी होती है। ठीक है बच्चे, तो किसी भी चीज के प्रोडक्शन में ये मानसिक श्रम या शारीरिक श्रम करना ही पड़ता है। वो सारे लोग, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे लेबर हो, कहां से आते हैं? प्राइवेट सेक्टर से आते हैं और इनको इसके बदले में सैलरी दी जाती है। ठीक है बच्चे, वही बात कर रहे हैं कैपिटल, पूंजी, यानी किसी बिजनेस को चलाने के लिए आपको, जैसे मेरे को अगर एकेडमी चलानी है या पढ़ाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे कैमरा चाहिए, मुझे ये मार्कर चाहिए, तो ये सब पैसा इसमें खर्चा होता है ना, तो ये इन सब के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा पूंजी है। अब वो पूंजी कहाँ से आएगी? या तो मैं खुद अपनी लगाऊं, तो मैं भी एक पहले परिवार क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, या मैं कर्जा लूं बाहर से, तो बाहर से कर्जा लूंगा तो वो पैसा कहां से? किसी न किसी व्यक्ति का ही पैसा होगा, किसी पर्सन का ही पैसा होगा, तो वो कैपिटल। तो इसके मालिक कौन? परिवार क्षेत्र के लोग। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, यानी किसी व्यक्ति के अंदर जोखिम लेने की क्षमता को ही, या जोखिम लेने का जो स्किल है उसके अंदर कुशलता जो है, उसी को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। और एंटरप्रेन्योरशिप ही क्या करता है? किसी भी बिजनेस की उत्पत्ति का या एस्टेब्लिशमेंट का सबसे मेन फैक्टर होता है, अगर प्राथमिक भूमिका निभाता है। अगर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल ना हो तो आप किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ढूंढेंगे ही नहीं। ठीक है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, तो ये लोग हैं। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल वाला व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है? परिवार क्षेत्र का ही व्यक्ति होता है। ठीक है बच्चे, तो ये सारे इनके मालिक होते हैं। ठीक, और प्रोड्यूसर सेक्टर कौन होता है? प्रोड्यूसर सेक्टर वो सेक्टर है जो क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है। ठीक है, और साथ ही साथ पूर्ति करता है। ये लोग जो डिमांड कर रहे थे इनकी पूर्ति के लिए सामान बनाता है। देखिए किसी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट को देखिए, वो वही सामान बनाएगा जिसकी मार्केट में डिमांड हो। ठीक है, और साथ ही साथ ये लोग, अब जब इन्हें प्रोडक्शन करना होता है तो ये लोग क्या करते हैं? फैक्टर जो क्या होता है, फैक्टर जो सर्विसेज होती हैं उनको हायर करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? फैक्टर जो सर्विसेज होती हैं उन्हें हायर कर रहे होते हैं। ठीक है, देख लीजिए ये जो ये इनके पास है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब जब प्रोडक्शन किया जाता है तो ये सारी चीजें इनको हायर करते हैं, उनके बाद पेमेंट करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर दोनों काम करती है। क्या करती है बच्चे? डिमांड भी करती है, सप्लाई भी करती है। ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखिएगा। एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, और रेवेन्यू वगैरह अर्न करती है, यानी टैक्स वगैरह लगाती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको पता है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? जब भारत में सामान बनता है तो विदेशों में बेचते हैं। इंपोर्ट मतलब विदेशों से आयात करना बोलते हैं। ये सारा चीज इसमें होता है। ठीक है, तो भाई देखिए, मैं तो, मेरा कॉन्सेप्ट छोटा है, मेरे कॉन्सेप्ट में मुझे फैक्टर इनकम समझाना है। अब ये जो इनके बारे में आपको और डिटेल जानकारी चाहिए तो इससे पहले जो चैप्टर है उसमें बहुत ज्यादा जानकारी दी गई है, यानी TR जैन और VK ओरी जी का जो पुस्तक है उसका दूसरा चैप्टर अब में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें भी है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के लिए जो कुछ बेसिक से आधारभूत जो अवधारणाएं हैं उसके बारे में आपको उसमें बताया गया है। तो मैं तो अपने इस पॉइंट पे आता हूं क्योंकि फिर वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं आपको सिर्फ मैं अपने पॉइंट को समझाता हूं यहाँ पर। तो अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए हम मान लेते हैं इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी के बारे में जिसमें केवल क्या है? दो ही सेक्टर पाए जाते हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर और एक प्रोड्यूसर सेक्टर। अर्थात एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर केवल क्या है? दो ही सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक, उसमें गवर्नमेंट नहीं है और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी इंटरनेशनली कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी इकोनॉमी जिसमें सिर्फ दो ही सेक्टर्स पाए जाते हैं उसको टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक, अब आपको लग रहा हो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसा कॉन्सेप्ट और जैसा तरीका दो सेक्टर्स के बीच में देखेंगे, आपस में जो रिलेशन देखेंगे, वही तीन सेक्टर हो चाहे चार सेक्टर हो सबके साथ वही होता है, वैसा ही। तो समझने के दृष्टिकोण से हमने अपने कॉन्सेप्ट को छोटा किया है ताकि आप ये बात समझ पाए। और समझना चाहते हो तो जैसे समझिए, जब कोई बच्चे को जोड़ सिखाया जाता है, एडिशन सिखाया जाता है, तो पहले
2 + 2 = 4, यानी छोटी छोटी संख्याओं से सिखाया जाता है ताकि वो समझ। अब जो जोड़ने के लिए जो तरीका आप उपयोग कर रहे हैं 2 + 2, ठीक है, जो तरीका यूज करें वही जब बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी उसमें भी वही तरीका उपयोग होगा। तो हम सीखने के लिए छोटी और सरल संख्याओं का उपयोग करते हैं, बाद में जाकर उसको फिर हम धीरे धीरे बड़ी संख्याएं भी सीख जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हम समझने के दृष्टिकोण से हम 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और उसमें केवल क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर होते हैं। तो ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है जब अपनी क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज अर्थात लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप किसको प्रोवाइड कराता है, प्रोड्यूसर सेक्टर को। तो प्रोड्यूसर सेक्टर इसके बदले में, यानी जब क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज हायर करता है हाउस होल्ड सेक्टर से, तो क्या करता है, लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय या सैलरी, ठीक है, पारिश्रमिक, और कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट, लाभ के रूप में क्या करता है, ये क्या करता है, फैक्टर पेमेंट करता है, कारक भुगतान करता है। और इसी फैक्टर पेमेंट को क्या कहा गया है, फैक्टर इनकम कहा गया है। ठीक है, कारक आय कहा गया है। कारक आय, तो देखिए जब मैं परिभाषा बोल रहा था तो मैंने बोला था किससे, मेहनत से कमाया हुआ पैसा। तो मेहनत का मतलब है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। जब आप मेहनत करके, यानी इन फैक्टर सर्विसेज को जब प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोवाइड कराते हैं, तब कोई प्रोड्यूसर सेक्टर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के रूप में आपको कोई भी पेमेंट करता है, तो उसी पेमेंट को, उसी फैक्टर पेमेंट को फैक्टर इनकम कहा जाता है। समझ आ रहा है? तो जब भी हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो नेशनल इनकम में केवल और केवल क्या शामिल होंगे, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इस रूप में प्राप्त होने वाली आय को, कारक आय को ही किसमें शामिल करेंगे, राष्ट्रीय आय में। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक, और इस फैक्टर इनकम को ही हम क्या बोलते हैं, अर्न इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्न इनकम। अर्न इनकम का मतलब होता है अर्जित आय, जिसे कमाया गया हो मेहनत से। ठीक है, और एक बात और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि क्या करते हैं इसके अंदर हम, जो यहां याद रखने वाली बात है, इसके अंदर हम जो ट्रांसफर इनकम जो होती है, ट्रांसफर इनकम को ही अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं, यानी गैर अर्जित आय, यानी वो आय जिसे कमाया ना गया हो उसको कभी भी इसमें शामिल नहीं करते हैं। यानी फैक्टर इनकम में ट्रांसफर इनकम को कभी भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए जेब खर्च है, आपके पिताजी आपको कोई पॉकेट मनी देते हैं, पॉकेट अलाउंस देते हैं, पॉकेट मनी देते हैं, जेब खर्च देते हैं। तो जेब खर्च आपको दे रहे हैं तो आपने उसे कमाया नहीं है। आप बोलेंगे हमने भैया लैंड, लेबर, कैपिटल हमने मेहनत की है बहुत ही, ऐसा नहीं है। आपको आपके पिताजी ने बिना किसी फैक्टर सर्विसेज के वो इनकम दी है, तो ट्रांसफर की है वो आपको। ठीक है, ऐसे ही जब सरकार के द्वारा कोई भी सब्सिडी, आर्थिक सहायता दी जाती है, ठीक है बच्चे, यानी सरकार वृद्धावस्था पेंशन, सीनियर सिटीजन पेंशन दे देता है। सरकार जब किसानों को सहायता के दृष्टिकोण से 3-3 हजार रुपए उनके खातों में ट्रांसफर कर रही है, सरकार किसी भी प्रकार की ऐसी आर्थिक सहायताएं दे रही है, तो उसके लिए किसी ने भी क्या की है, कोई भी फैक्टर सर्विसेज या मेहनत नहीं की है, बिना मेहनत के प्राप्त हो रही है समाज कल्याण के उद्देश्य से, तो वो सारी क्या होती है, ट्रांसफर इनकम होती है। किसी व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए कोई बच्चे हैं विदेश, बहुत से बच्चे देखिए आज के वर्तमान में होता है, बच्चे पढ़ाई, माता पिता पढ़ाई लिखाई कराते हैं, खूब हाईली एजुकेटेड बनाते हैं, और वो बच्चे कहाँ चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। और विदेश में जाते हैं और उन्हें कोई गोरी मैडम पसंद आ जाती हैं, और जैसी गोरी मैडम पसंद आ जाती हैं भैया वो अपना देश भूल जाते हैं, अपना घर भूल जाते हैं, बोलते हैं अब तो हमारा जीवन स्वर्ग सारा यही है गोरी मैडम के पास, वहीं जाके रहने लग जाते हैं। और फिर सिर्फ अपना क्या करते हैं, अपना फर्ज निभाने हेतु क्या करते हैं, अपने माता पिता को विदेशों से, अर्थात
मतलब विदेशों से भारत में क्या करते हैं, कुछ पैसे भेज रहे होते हैं, ठीक है। तो वो पैसा भी जो मिलता है तो उनके माता पिता को वो क्या है बच्चे, वो फैक्टर इनकम नहीं होती, क्योंकि वो एक ट्रांसफर इनकम है, ठीक है। उनके माता पिता ने उसे कमाया नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सारी इनकम ट्रांसफर इनकम कहलाती हैं और इन्हें अनअर्न्ड इनकम कहा जाता है, गैर अर्जित आय। अर्जित आय मतलब मेहनत से कमाई हुई, ठीक है। अनअर्न्ड इनकम मतलब गैर अर्जित आय जो मेहनत से नहीं कमाई गई, सिर्फ हस्तांतरित की गई है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास बिना किसी काम के। और जनरली ट्रांसफर इनकम किसी की हेल्प करने के उद्देश्य से डोनेशन के रूप में, चैरिटी के रूप में दी जाती है, ली जाती है, ठीक है बच्चे। तो ऐसी चीजें कभी भी, ये वाली जो चीजें हैं ये नेशनल इनकम में शामिल नहीं होती हैं, केवल फैक्टर इनकम को ही शामिल किया जाता है, ठीक है। तो मुझे जहां तक लगता है कि आपको नेशनल इनकम क्या होता है, ठीक है, और नेशनल इनकम क्या होता है, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, एनआरआई मैंने आपको समझा दिया, फिर मैंने आपको फैक्टर इनकम क्या होती है इसके बारे में समझा दिया है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ आ गई होगी बात। अगर समझ आ गई है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी बात पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है, और आप कोई सुधार करवाना चाहते हैं। जैसे अभी मैं शुरुआती दौर में हूं और मैं सीख रहा हूं और सिखा रहा हूं, आप मतलब सिखाने का प्रयास कर रहा हूं आपको, तो कुछ कमियां हो तो माफ करिए और सुझाव दीजिए ताकि मैं अच्छे बदलाव कर सकूं और अच्छे वीडियोस आपको उपलब्ध करा सकूं, ठीक है। बाकी अगला जो टॉपिक है वो मैं आपको अगली क्लास में उपलब्ध करा दूंगा। धन्यवाद।